गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स को देखेंगे कि इंडिया में 19th सेंचुरी में कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिला और उसके क्या क्या कॉजेज़ थे, उसके क्या इफेक्ट रहे, कैसे सोसाइटी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म के कारण रेडी हो पाई। और सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म ही वो बैकग्राउंड है जिस बैकग्राउंड में वापस से इंडियन का सेल्फ प्राइड आया और उससे नेशनल मूवमेंट को स्टार्ट करने में और लोगों को एक मोरल पावर मिला कि वो अपने आप को एस्टेब्लिश कर सके। क्योंकि ब्रिटिशर्स शुरुआत में जब आए तो उन्होंने तो कहा कि मैं ये वाइट लोगों का बर्डन है कि आप लोगों को मैं सिविलाइज्ड करने आया हूँ। तो इसके कॉजेस, इसके इफेक्ट और इसके तमाम जो इम्पोर्टेंट फिगर्स होंगे उनको देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है क्या कि ब्रिटिश रूलर और जो अर्ली रूलर्स थे उनके बीच में सोशियो कल्चर क्या क्या डिफरेंसेस थे। तो इंडिया में जितने भी ब्रिटिश से पहले के रूलर आए, चाहे वो अफ़गान हो, दिल्ली सल्तनत के लोग हो या मुगल्स हो, तो वो यहाँ आके उनका इंडियनाइजेशन हो गया। आपने एंशिएंट्स मेडाइवल में ये पूरी कहानी देखी होगी, कैसे शक आए, कुषाण आए, पार्थियन आए, इंडो ग्रीक्स का आना हुआ, उसके बाद फिर इस्लामिक लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो उसके पीरियड में और मुग़ल पीरियड में, और फिर यहाँ आके उनका इंडियनाइजेशन हो गया, यहीं पे वो सेटल डाउन हो गए, शादी विवाह, रस्म रिवाज, खान पान, सारी चीज़ें उनकी एक जैसी होगी। बट ब्रिटिशर्स के साथ ऐसा नहीं था। ब्रिटिशर्स अपने आप को सेपरेट रखते थे इंडियन कल्चर और सोसाइटी से। तो इसमें कह रहा है क्या, तो ब्रिटिशर्स से पहले जितने भी रूलर्स आए थे वो यहाँ पे एसिमिलेट कर गए, यहाँ की सोसाइटी में घुल मिल गए, राइट। और यहाँ से जैसे कि आपने अकबर का देखा कि मल्टीपल मैरिजेज हुए, या अलाउद्दीन खिलजी ने कई सारी मैरिजेज की थी इंडियंस से, तो वो हुआ। अब ये कह रहा है कि दे सर्व्ड ब्रिटिश क्राउन एंड रिटेन्ड ए सेपरेट कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आइडेंटिटी। इनको ये था कि हम लोग इंडियंस नहीं हैं, वी आर नॉट इंडियंस, और मैं ब्रिटिश क्राउन को सर्व कर रहा हूँ, तो इंडिया से हमें कोई खास लेना देना नहीं है। तो इंडिया के सोसाइटी से और इंडियन में जो पहले एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेशन था उससे भी ये काफ़ी अलग रहते हैं। और इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, है ना, तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो इंडियन सोसाइटी से डिफरेंट था। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि जब इस्लामिक रूल था तो शरीयत का कानून लागू था, है ना। तो इस्लामिक सोसाइटी है उसमें जो सिविल लॉज थे वो शरीयत के बिहाफ पर थे, और क्रिमिनल लॉज भी शरीयत पर थे जो इस्लामिक लोग थे। अब जो गैर इस्लामिक है उनका जो सिविल लॉ है वो उनके जो रिलीजियस बुक है, ये दैट इज़ कॉल्ड याज्ञवल्क्य स्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति में जो दायभाग और मिताक्षरा वाला सेक्शन है, तो सिविल लॉज जो है प्रॉपर्टी में किसको क्या राइट होगा वो दायभाग और मिताक्षरा पे बेस्ड है। बट इनका क्या था कि ये अपने हिसाब से सारी चीज़ें लेके आए। तो यहाँ पे ये इनको था कि ये क्राउन को सर्व कर रहे हैं, इनको इनका एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी डिफरेंट था। इससे इंडियन सोसाइटी में और परेशानी हुई और इनको एक्सेप्ट इंडियन सोसाइटी ने नहीं किया और इंडियन सोसाइटी को इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। अब कॉन्ट्रास्ट विथ यूरोपियंस में क्या हुआ कि 18th सेंचुरी में इनलाइटनमेंट का टाइम है यूरोप में, है ना। वहाँ पे बहुत सारे चेंजेज हो रहे हैं, सोसाइटी अवेयर हो रही है। चाहे उसकी मैं बात करूँ कि जो साइंटिफिक इन्वेंशंस हैं, है ना, इन्वेंशंस, साइंटिफिक बहुत सारे इन्वेंशंस हो रहे हैं। तर्कवाद आ रहा है ना, कि आप डिस्कस कर रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। इन तमाम चीज़ों के आने से उस पीरियड में जो यूरोपियन सोसाइटी है वो इनलाइटेंट हो रही है। अब इनलाइटेंट होने के कारण क्या है कि शिक्षा का सिस्टम बदल, एजुकेशन बदल गया, है ना। डेमोक्रेसी अपने फॉर्म में आ गई, और धर्मनिरपेक्षता, दैट इज़ द व्हाट इज़ द धर्मनिरपेक्षता, कि कोई एक रिलीजन को एक ही, जैसे कि पहले क्रिश्चियनिटी थी तो उस फॉर्मेशन में था, तो एक रिलीजन पे नहीं रहेंगे, सब लोग यहाँ रह सकते हैं। तो इस तरह का जो इनलाइटमेंट है सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी में, इस तरह का इनलाइटमेंट देखने को मिला। इससे भी यहाँ में चेंजेज आ रहे हैं, और वो इनलाइटमेंट धीरे धीरे, चाहे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो या ब्रिटेन में जो हुआ या अमेरिकी रेवोल्यूशन हो, तो उनसे यहाँ की सोसाइटी में काफ़ी चेंजेज आ रहे थे। और ये क्या हुआ कि यहाँ पे जो इंडियन सोसाइटी थी, ये इंडियन सोसाइटी जो है स्टेगनेट हो चुका था। उस पीरियड में जितनी भी मेडाइवल टाइम की जो टैबूज थे, जो प्रैक्टिसेस चल रहे थे, चाहे वो मैं बात करूं सती प्रैक्टिसेस की, या मैं बात करूं कि जो विडो रीमैरिज है, या जो लड़कियों को बचपन में ही मारने वाला कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें इंडियन सोसाइटी में चल रही हैं। तो उसके फॉर्मेशन में हुआ। अब ये कह रहा है कि स्टेट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन 19th सेंचुरी, तो वुमेंस स्टेटस, तो वुमेंस स्टेटस में हम लोग देख रहे हैं क्या कि वैदिक सिविलाइजेशन के लास्ट पीरियड में ही 600 BC में ये कह दिया गया कि वुमेंस को
एजुकेशन से बाहर कर दिया जाएगा, डिनाइल ऑफ एजुकेशन वो अभी तक चल रहा है। उसके बाद जो फोर्थ वर्ण था, है ना, दैट इज शूद्र, उसको भी कहा गया कि एजुकेशन से उसको रोक दिया जाएगा, डिनाइल कर दिया जाएगा, तो उसको भी रोका गया है। अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस, है ना, अर्ली एंड फोर्स्ड मैरिजेस मतलब 12 ईयर, 8 ईयर, 10 ईयर के बच्चियों की, चिल्ड्रन की शादी हो रही है, लड़कियों की शादियाँ हो रही है, तो अर्ली मैरिजेज हो रहे हैं, चाइल्ड मैरिजेज हो रहे हैं। और यहाँ पे कह रहा है कि हरास कंडीशन ऑफ विडोहुड, विडो रीमैरिज के कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। 1856 में विडो रीमैरिज एक्ट आता है, तो 1856 से पहले तक विडो रीमैरिज नहीं था, जबकि हम लोग एंशिएंट में ये पढ़े हैं वैदिक सिविलाइजेशन में कि विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट है, जिसको बाद में और जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो इस बात को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी सोसाइटी आज बन गई है एक्चुअल में हम वहाँ से स्टार्ट नहीं हुए थे। तो ये कॉन्सेप्ट था वुमेन स्टेटस को लेके। कास्ट सिस्टम वाज यूज्ड एंड ऑप्रेसिव, अब लोअर कास्ट फोर्स सर्व सोशल स्टिग्मा अक्रॉस ऑल मेजर रिलीजन्स। अभी कास्ट सिस्टम में 4 सिस्टम का कॉन्सेप्ट था, ये हम लोगों ने वैदिक सिविलाइजेशन में देखा था, क्या, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। फिर एंशिएंट के लास्ट में हम लोगों ने बताया था कि दैट इज एक कॉन्सेप्ट आया था कि उसको क्या कहेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग मैरिजेस, राइट। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग मैरिजेस से मल्टीपल कास्ट का इमर्जेंस होता है, और उसके बाद जो आर्यकरण हुआ, इंडियनाइजेशन हुआ, राइट, जो इंडो ग्रीक्स थे, जो कुषाण हैं, जो शक हैं, उनका जब इंडियनाइजेशन हुआ, आर्यकरण हुआ, तो उस पीरियड में उनको अलग अलग जगह दिया गया था कास्ट सिस्टम में, तो उसमें से बहुत सारे को 4th ग्रेड में। अब कास्ट में भी जो 4th ग्रेड जो शूद्राज हैं, शूद्राज के भी 2 कॉन्सेप्ट आ गए, टचेबल और अनटचेबल वाला कॉन्सेप्ट। तो मेजोरिटी में जो है वो अनटचेबल वाले जो हैं वो उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब सिचुएशन में है। तो यहाँ पे इस पीरियड तक आते आते ये इंडिया का सबसे सोशियो मैटर में अगर मैं बात करूँ तो सबसे ख़राब सिचुएशन है। क्यों? सती प्रैक्टिसेस चल रहे हैं, अर्ली मैरिजेज हो रहे हैं, विडो रीमैरिज का कॉन्सेप्ट नहीं है, कास्ट सिस्टम अपने एक्सट्रीम पे है, मूर्ति पूजा अपने एक्सट्रीम पे है ना, जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर वाला कॉन्सेप्ट है वो अपने एक्सट्रीम पे है। तो ये सोसाइटी काफ़ी, और अगर इस सोसाइटी में कोई रिफॉर्म नहीं होगा तो ये सोसाइटी ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, या तो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाता या फिर कुछ जो भी होता, लेकिन हिंदू सोसाइटी कंटिन्यू मेंटेन नहीं कर पाती। एक ये देखने को मिला था हमें, कब ये मिला था, कहाँ पे, एंशिएंट में, जब शंकराचार्य का इवॉल्व होता है ना, शंकराचार्य आते हैं और उन्होंने फिर से हिंदू को रीयूनाइट किया, है ना, कि अलग अलग गॉड्स की पूजा कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन बट सब मिलजुल के एक ही मामला है, ब्रह्मसूत्र शंकर और अद्वैतवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहाँ पे है कि कास्ट सिस्टम में लोअर कास्ट की स्थिति किसी भी रिलीजन में हो उसकी बद से बदतर। जब इस्लाम इंडिया आया था तो इस्लाम में कास्ट सिस्टम नहीं था, लेकिन चूंकि इस्लाम का भी इंडियनाइजेशन हो गया तो यहाँ भी कास्ट सिस्टम का इमरजेंस हो जाता है। अब है इमरजेंस ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट, इस बैकग्राउंड में रिफॉर्म मूवमेंट का इमरजेंस होता है ना। अब चैलेंज जो है वो क्या था कि रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस जो है वो चल रहा है, प्रमोट रेशनल थॉट एंड सोशल इक्वालिटी। सोसाइटी में जो ये इतना डिफरेंस पैदा हो गया था कि कोई ब्राह्मण इसलिए क्योंकि वो ब्राह्मण में पैदा हुआ इसलिए ब्राह्मण है, और कोई शूद्र जो है वो अनटचेबल इसलिए क्योंकि वो अनटचेबल फैमिली में पैदा हुआ है, और इससे सोसाइटी काफ़ी अलग हो रही थी, काफ़ी टूट रही थी, है ना, ये देखने को मिल रहा था। अब यहाँ पे इंट्रोड्यूस क्या हुआ, इंट्रोड्यूस आइडिया एंड इंस्टीट्यूशन इनटू इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न आइडियाज इसमें आने इंट्रोड्यूस होने शुरू हो गए। इसके अलावा क्या होता है, स्टेट ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिलेगा, इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास। ये मैंने आपको 1857 के रिवोल्ट में भी बताया था कि इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास क्या है। तो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास जो है वो ब्रिटिशर्स के बाद हुआ है, उससे पहले इंडिया में 2 ही सोसाइटी थी, एक रिच एक पुअर, है ना, या इसको और करें तो यही 2 बेसिकली होगा, लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटिव सोसाइटी है और एक पीजेंट या फार्मर सोसाइटी है, राइट। तो सीधे सीधे 2 डिवाइडेशन था, या तो आप अमीर हैं या फिर आप गरीब हैं, बीच में कुछ नहीं है। जो बीच में होते हैं उसकी स्थिति बद से बदतर हो जाती है। मिडिल क्लास के हालात आज भी बहुत ख़राब है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास को जंप मार के जाना है कहाँ, अपर की ओर, है ना, और उसको दिखता कौन है, अपने से नीचे वाला सेक्शन, कि कम से कम मेरी स्थिति ऐसी तो नहीं है, और उसे उसका टारगेट यहाँ पहुँचने का है, राइट। अब यहाँ पे सर्वाइवल का प्रॉब्लम चल रहा है ना, कि फूड क्राइसिस चल रहे हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, एसेंशियल्स हैं, वो उसे नहीं मिल रहे हैं। मिडिल क्लास का है कि ना इतना है कि वो रिच कर सकता है, कंफर्टेबल जी सकता है, और ना इतना कम है कि वो भूखे मर जाएगा, दैट इज कॉल्ड मिडिल क्लास।
तो ये कौन है मिडिल क्लास? तो ये जब ब्रिटिशर्स की एंट्री होती है तो ब्रिटिशर्स की एंट्री के साथ एक एजुकेशन सिस्टम आता है, एक जुडिशरी सिस्टम आता है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आता है। तो इसमें जो क्लर्क है, जो पुलिसिंग में लगा बंदा है, जो वकील है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये तमाम सैलरी बेस्ड पर्सनालिटी जो है, सैलरी बेस्ड ग्रुप एक इमर्ज करता है। दैट इज सैलरी बेस्ड ग्रुप इज कॉल्ड मिडिल क्लास। ए न्यू इंडियन मिडिल क्लास अक्रॉस द 19th सेंचुरी इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेस्टर्न आइडियाज। अब इस जो ये मिडिल क्लास है, आज भी देखोगे कि मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है, इफेक्ट किसका है उस पर? तो मिडिल क्लास पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट है किसका? अपर क्लास का, यूरोपियन कल्चर का, है ना। चाहे आप जिस भी फॉर्मेट में देख लो, बाद में आप 90s के दौर में देखते हो कि इंडियन जो हिंदी मूवीज़ है उस पर भी यूरोपियन इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलता है। अब जैसे कि कोरियन बैंड है BTS, अब मिडिल क्लास जो है वो BTS के पीछे पागल हो रखा है, राइट। तो क्यों पागल हो रखा है? क्योंकि वेस्टर्न में ये कॉन्सेप्ट आया कि BTS वाला जो है बहुत अच्छा है, ये है वो है। या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, वो जो स्टेज पे प्रोग्राम होता है, सिंगर्स आके गाता है, कंसर्ट। तो जो ये कंसर्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो इंडियन कल्चर में नहीं था, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आया। या फिर कजन ब्रदर सिस्टर्स में हिंदू रिलीजन के अलावा दुनिया में चाहे इस्लामिक रिलीजन हो या फिर यूरोपियन क्रिश्चियनिटी हो, कजन ब्रदर सिस्टर्स में शादी होती है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और वहाँ कास्ट सिस्टम नहीं है तो उसमें कोई सरदर्द नहीं है, सिर्फ रिलीजन का अपना था। और मेजोरिटी में एक ही रिलीजन के लोग एक जगह रह रहे हैं। अमेरिका देख लो, यूरोप देख लो कि पूरे के पूरे इंग्लैंड में मेजोरिटी में क्रिश्चियन लोग हैं, 95%, 99% उस पीरियड में, है ना, 98%। तो ये पूरे एक ही रिलीजन के लोग हैं, तो कास्ट सिस्टम का है नहीं, तो इसमें मैरिजेज में प्रॉब्लम नहीं। यहाँ क्या है कि कास्ट सिस्टम है, तो कास्ट सिस्टम होने के कारण समस्या आ गई। और कजन ब्रदर सिस्टर में मैरिज होता नहीं है, तो वहाँ पे क्या है कि लव मैरिज का कॉन्सेप्ट ज़्यादा था, अभी भी है, राइट, कि अपना अपना मैरिज आप खुद हैंडल करो। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसको कैसे करना है। तो अभी हमेशा खाने पीने से लेके पहनावा, है ना, गुची, अरमानी जो भी है, या एप्पल का आईफोन हो गया या फिर टेस्ला की कारें हो गई, व्हाटएवर। तो ये जो हमारा आज का भी मिडिल क्लास है वो यूरोप से इन्फ्लुएंस्ड है, वेस्टर्नाइजेशन से इन्फ्लुएंस है, इस पीरियड में भी इन्फ्लुएंस्ड है। और इस मिडिल क्लास को ये मिडिल क्लास का इमरजेंस जो है वो वेस्टर्न ब्रिटेन के आने के बाद हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फादर फिगर हो गया मिडिल क्लास के लिए। तो इमरजेंस ऑफ मिडिल क्लास मॉडर्न एजुकेशन में। अब एजुकेशन इसका अपना आता है, उससे पहले गुरुकुल सिस्टम है, ब्राह्मणों ने अपने आप को, उनकी मोनोपोली है एजुकेशन पे। ये नया स्कूलिंग सिस्टम लेके आता है तो टीचर का एक अलग ग्रुप आता है, प्रोफेसर का एक अलग ग्रुप आता है, तो ये सारे लोग इमर्ज करते हैं, सब सैलरी बेस्ड हैं। तो मिडिल क्लास का इमर्जेंस होता है और ये वो वेस्टर्न चीज़ों से काफ़ी प्रभावित है ना, उनको लगता है कि ये बहुत पोटेंशियल वाले एरियाज हैं। तो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन टू मॉडर्नाइज सोसाइटी, क्योंकि वहाँ इक्वेलिटी है, कास्ट सिस्टम नहीं है, और वो अपने टैबू से लड़ के बाहर निकला, फिर उनके यहाँ पे इनलाइटनमेंट हुआ, राइट। तो उस कारण से ये जो मिडिल क्लास है वो यूरोपियन सोसाइटी से काफ़ी ये है, प्रभावित है कि बहुत इफेक्टिव इनकी सोसाइटी के वैल्यूज़ हैं, इनका एजुकेशन सिस्टम है। तो ये भी रिफॉर्म में बैकग्राउंड का काम करता है। अब है कि सोशल रिफॉर्म ऑफ वुमेन राइट्स। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे यहाँ तो सबसे पहले कि जो जितने भी रिलीजियस वर्क थे उससे वुमेन्स को बाहर कर दिया गया, एजुकेशन से वुमेन को बाहर कर दिया गया, प्रॉपर्टी से वुमेन्स को बाहर कर दिया गया। कोई भी उस तरह का जो मूवमेंट है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो या फिर पॉलिटिकल सिचुएशन हो, कोई किंग कौन होगा, तो क्वीन यहाँ कोई नहीं होगा, किंग ही होगा। तो ये तमाम चीज़ों से इंडियन सोसाइटी में वुमेन्स के हालात काफ़ी ख़राब थे, जबकि यूरोप में आप देख रहे हो कि ऐसे सिचुएशन नहीं थे। तो यहाँ पे रिफॉर्म हो गया, सपोर्ट ब्रिटिश लॉ वर्क टू अपलिफ्ट वुमेन्स स्टेटस। वीडियो रीमैरिज नहीं है वहाँ पे, राइट, मतलब वीडियो रीमैरिज है, यहाँ इंडिया में नहीं था। तो मेजर रिफॉर्म इंक्लूडेड एवोल्यूशन ऑफ सती। तो एवोल्यूशन ऑफ सती कब हुआ? 1829 में विलियम बेंटिक ने इसे किया था। वीडियो रीमैरिज, तो वीडियो में रीमैरिज कब हुआ? 1856 में। और ये कहीं ना कहीं एक कॉज ये भी था कि सोसाइटी में एक प्रेशर महसूस हुआ कि भाई इस तरह से अगर ब्रिटिशर्स हमारी सोसाइटी में इन करते चले गए तो ये जो सोसाइटियल इंटरफेरेंस था, यही सोसाइटियल इंटरफेरेंस तो बाद में 1857 की जो म्यूटनी हुई, रिवोल्ट ऑफ 1857, तो उसके पीछे तो एक लॉजिक ये भी लगता है कि ब्रिटिशर्स ने सोसाइटी में जब एंट्री मारी तो उसके कारण भी ये रिवोल्ट को एक बैकअप मिला, राइट। और रिवोल्ट के अनसक्सेस होने के पीछे भी थ्योरी यही थी कि मिडिल क्लास ने रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया, कि
रिग्रेसिव अप्रोच का ये रिवोल्ट था, प्रोग्रेसिव अप्रोच का रिवोल्ट नहीं था। तो यहाँ पे ये है कि सोशल रिफॉर्म ऑफ वुमेन्स राइट्स में ये देखने को मिलता है। अब है कि 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में और क्या क्या चीज़ें थी, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस एंड आर्कोलॉजी की। अब ये क्या हुआ कि शुरुआत में जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने कहा कि आई एम द ग्रेटर देन यू, राइट। जो वाइट मैन होते हैं, अभी भी ये वाइट मैन का कॉन्सेप्ट आपको ब्रिटिशर्स में, यूरोप में और अमेरिका में देखने को मिल जाएगा, उसके फॉरेन पॉलिसी में या उसके बिहेवियर में, कि जो वाइट मैन है वो हमेशा इंटेलेक्ट होता है, राइट। तो देखो, लैंग्वेज जो है वो कम्युनिकेशन का बेस है, इससे एक्सीलेंसी तय नहीं होती है। ये तो कम्युनिकेट करने का चीज़ है कि जिसकी मदर टंग जैसी होगी वो उस मदर टंग में, इससे कैसे एक्सीलेंस हो सकता है। अगर मान लो इंग्लिश में ही वैल्यू ऑफ पाई निकलना था तो फिर आर्यभट्ट वैल्यू ऑफ पाई का मान नहीं निकाल पाता, राइट। आर्यभट्ट 0 नहीं दे पाता क्योंकि आर्यभट्ट तो इंग्लिश नहीं जान रहा था, आर्यभट्ट फ्रेंच नहीं जान रहा, वो तो संस्कृत में लिख रहा है। तो दैट इज द पॉइंट इज कि लैंग्वेज जो है वो आपके एक्सीलेंसी का बेस नहीं होता है, ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो यहाँ पे ये हुआ कि अब ये ब्रिटिशर्स व्हाइट मैन कॉन्सेप्ट लेके आए, लेकिन यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल ढेर सारे विटनेसेस मिले। ब्रिटिश क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सोसाइटी एज बैकवर्ड इनकरेज रिफॉर्म एफर्ट्स, कि भाई इंडियन सोसाइटी जो है काफ़ी बैकवर्ड थी। लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिला क्या क्या, इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमारे पास आता है। डिस्कवरी लाइक द इंडस वैली सिविलाइजेशन रिवाइव प्राइड इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड हेरिटेज। मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि ब्रिटिशर्स आने के पहले हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे, पूरी दुनिया एग्रीकल्चर बेस्ड थी हम भी एग्रीकल्चर बेस्ड थे, राइट। लेकिन उसके बावजूद भी 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी थे बिफोर ब्रिटिशर्स, राइट। हम इंपोर्ट कम कर रहे थे, एक्सपोर्ट ज़्यादा चीज़ें हमारी हो रही थी, और गोल्ड के फॉर्म में ट्रेड हो रहा था, डॉलर आया नहीं था, क्रूड ऑयल की जरूरत थी नहीं इंडिया को। अभी इंडिया में जितने क्रूड ऑयल आते हैं उसके 85% इंडिया इंपोर्ट करता है ना। तो अब क्रूड ऑयल चाहिए नहीं, टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट उस लेवल पे है नहीं कि सबको मोबाइल फ़ोन चाहिए, टीवी चाहिए, एप्पल, आईफोन, गूगल, ये सब कुछ नहीं था, राइट। तो जो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है तो ट्रेड हो रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी बेच रहे हैं, कॉटन बेच रहे हैं, है ना, स्पाइसेस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, तो सम अमाउंट ऑफ वाइन और अदर कुछ अदर थिंग्स। इंपोर्ट का कुछ उसके उनके पास कुछ है नहीं कि वो इंपोर्ट कर हमें भेज सकें। तो इस कारण से हमारे इकोनॉमी का सरप्लस था, बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा सरप्लस में रहा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि इन लोगों ने इंडियंस को, चूंकि इनको रूल करना था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के पीरियड में कहा कि तुम लोग जो है वो बहुत घटिया आदमी हो, बहुत काले वाले जो होते हैं वो बहुत घटिया होते हैं। अब जैसे कि सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, अब सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो इंसेक्ट्स ज़्यादा होते हैं, मच्छर कीड़े मकोड़े ज़्यादा होंगे, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। अब आपका यूरोप जो है कोल्ड क्लाइमेट था, तो कोल्ड क्लाइमेट था तो इस कारण से वो अच्छा है क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ पड़ता है, और हमारे यहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ता इसलिए हम बूढ़े हैं। तो ये क्या बात हो गई, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट तो था ना। दूसरा चीज़ है कि हमने तो आपको नहीं कहा कि चलिए मेरे यहाँ आप आकर शासन करें, आप घूमते टहलते आए थे, ज़रूरत थी, पॉलिटिकल सिचुएशन का फ़ायदा उठा के रूल आपने एस्टेब्लिश कर लिया, राइट। तो आपको कोई राइट नहीं है घटिया कहने का, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, है ना। तो ये वाला सीन था। तो यहाँ पे जब डिस्कवरीज हुई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो इस बात को समझने में, चूंकि लोग चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे कि हमारा सिविलाइजेशन 10,000 साल पुराना है। इंडियन मैथोलॉजी को देखोगे तो इंडियन मैथोलॉजी कहती है कि इतना लाख साल पुराना, इतना 1000 साल पुराना, राइट। कि त्रेता है, सतयुग है, कलयुग है, द्वापर है, ये है वो है। चूंकि जब तक आर्यभट्ट का नहीं आना होगा तब तक तो जीरो दिए नहीं, तो जब जीरो आया नहीं तो 1 लाख साल 10,000 ईयर्स बिफोर, 30,000 ईयर बिफोर ये कैसे तय हो, क्योंकि जीरो तो है ही नहीं, राइट। तो उस कंडीशन में इसको आर्कियोलॉजी ने, एविडेंस ने वेरीफाई कर दिया कि इंडियन सिविलाइजेशन यूरोपियन सिविलाइजेशन से भी पहले से एग्जिस्ट करती है और वो आज तक एग्जिस्ट कर रही है। तो ये भी एक फ़ायदा हुआ। अब है कि क्रिटिक ऑफ रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिसेस, रिफॉर्मर्स कंडेम्ड सती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अदर रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस। इसकी राजा राम मोहन राय हो गए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो गए, तमाम लोगों ने इसको कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटाने की कोशिश, दे यूज्ड स्क्रिप्चरल एविडेंस टू डिसअप्रूव द रिलीजियस वैलिडिटी ऑफ सच कस्टम एंड लेबल्ड देम इरेशनल। जैसे क्या यहाँ पे क्या है कि स्क्रिप्चरल जो स्क्रिप्ट हमारे पास था उसका एविडेंस है, दैट इज कॉल्ड क्या, ऋग्वेदा। तो ऋग्वेदा में कहा गया है कि आप जो है कर्म से आपका कास्ट तय होगा, आपका कास्ट बर्थ से तय नहीं होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट मिल गया। दूसरा जो हमारा वैदिक सिविलाइजेशन है, तो वैदिक सिविलाइजेशन ही बेस है।
तो इसमें तो जो जो चीज़ें अच्छी थी, है ना, वो तो बाद में ट्रेडिशन के नाम पर, हाँ, प्रैक्टिसेस के नाम पे वो चेंज हो गया, है ना। तो यहाँ पे ये कहा गया कि ऐसे हम शुरू से नहीं थे जैसे अभी हम हैं, तो ब्रिटिशर्स हमें आके ये ना समझाएं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। अब कह रहा है कि द एवोल्यूशन ऑफ ब्रिटिश सोशल एंड कल्चरल पॉलिसी इन इंडिया। तो ब्रिटिशर्स 1757 से पॉलिटिकल पावर बन चुके हैं इंडिया में, राइट, बैटल ऑफ पलासी के बाद से बंगाल बिहार उड़ीसा पर। तो यहाँ पे एक फेज है 1757 से 1813, 1813 से 1858। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखो कि मुगल्स हैं, अकबर है ना, या बाबर है, हुमायूं है, अलाउद्दीन खिलजी है, लोदी है, बहुत बड़े बड़े किंग रहे हैं। ब्रिटिशर्स के पास जितना टेरिटरी रहा उससे बड़ा टेरिटरी अकबर के पास था, अलाउद्दीन खिलजी के पास था, तुगलकों के पास था, राइट। तो इसने इंडियन जो हिंदू सोसाइटी थी उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं किया था। जैसे कि अकबर एक ऑर्डर जारी करता है कि आगरा, मैंने बताया अभी था आपको कि आगरा और उसके सराउंडिंग एरिया में फोर्सफुल्ली किसी भी फीमेल को, किसी भी विडो को सती नहीं किया जाएगा। लेकिन रेस्ट ऑफ इंडिया में क्या हो रहा है इससे अकबर को लेना देना नहीं था। उसने कहा रेस्ट इंडिया में जो आपको सती प्रैक्टिसेस कर रहे हो आप करो, कोई मुझे लेना देना नहीं है। क्योंकि रिलीजियस मैटर में वो इंटरफेयर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि मेजोरिटी में जो पॉपुलेशन है वो हिंदू पॉपुलेशन है, और उसमें ये आरोप लग जाता है अकबर पे कि आप जो है वो हिंदू सोसाइटी में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये भी 1757 से लेके 1813 तक, है ना, नो इंटरफेरेंस फेज में रहा। क्यों रहा? क्योंकि अपने ये ट्रेड और प्रॉफिट पर फोकस किए हुए था, राइट। जब 1813 तक आते आते आप देखते हो कि 1806 में मुगल किंग जो है वो पेंशनर हो जाता है ना, सब्सिडरी अलायंसेस एस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं, राइट। तब ये पॉलिटिकल पावर बन चुका है, तो यहाँ पे ये आके इंटरफेरेंस शुरू कर देगा, है ना, सोसाइटी में चेंज के लिए। जो भी गुड इंटरफेरेंस हो ये बैड इंटरफेरेंस हो, मुद्दा वो नहीं है, लेकिन मुद्दा ये एक इंटरफेरेंस था, है ना। और इससे सोसाइटी में एक मतलब गुस्सा था कि भाई आप क्यों, आप ना हमारे रिलीजन से हो ना इंडिया से हो, तो आप मेरी सोसाइटी और मेरे ट्रेडिशन को कितना ही जानते हो कि आप डिसीजन ले रहे हो कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है। अब यहाँ पे कह रहा है कि अवॉइड किया क्या, सोशल कल्चरल इंगेजमेंट, फेयर रिवोल्ट एंड फाउंड सोशल रिफॉर्म अनप्रॉफिटेबल, कि इंडियन सोसाइटी बेहतर हो जाएगी, इनसे इनको क्या फ़ायदा होगा। तो 1757 से 1813 तक इसने ऐसा कुछ होने नहीं दिया, कोई इंटरफेरेंस नहीं किया। यहाँ आके कहानी शुरू हो जाती है। एक्टिव इंटरफेरेंस फेज, इन्फ्लुएंस बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल, इंटेलेक्चुअल एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या क्या हुआ? इंटरवीड टू एक्सपेंड मार्केट्स, मॉडर्न इंडियन सोसाइटी थ्रू रिफॉर्म, प्रमोट लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फेटर्निटी। तो यहाँ पे आके आप देख रहे हो कि यही वाला वो पीरियड है 1829 जब सती प्रैक्टिसेस को बैन किया गया था, यही फेज में, राइट। इसी फेज में जो है विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ 1856 में। तो अब यहाँ पे इंटरफेयर क्यों कर रहा है? क्योंकि इसको मार्केट चाहिए। मॉडर्न इंडियन सोसाइटी क्या होगा, कुछ ज़्यादा मात्रा में इसका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदेगा। और चूंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुका है, अमेरिकन रेवोल्यूशन हो चुका है, तो उस बैकग्राउंड में लिबर्टी, इक्वालिटी और फेटर्निटी को ये प्रमोट कर रहा है, राइट। तो ये एक फेज हुआ। थर्ड फेज, अब इसी फेज के कारण क्या हो गया, 1857 का रिवोल्ट हो गया और ईस्ट इंडिया कंपनी को टाटा बाय बाय कहना पड़ा इंडिया को, राइट। अब उसके बाद जब ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया को टेक ओवर किया तो उसने तय किया कि इंडियन सोसाइटी में हम इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, सोशियो कंडीशन में इन्वॉल्व नहीं होंगे, डायरेक्टली इन्वॉल्व तो कतई नहीं होंगे। कर रहा है इन डिफरेंसेस टू सोशल इशूज, रिटर्न टू नॉन इंटरफेरेंस। क्योंकि इसको बैकग्राउंड मिल गया था कि इट मे बी जो हम लोगों ने इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर किया उसके कारण भी 1857 के रिवोल्ट में एक बड़ा मैटर रहा। अबेंडेंट क्लेम्स टू ह्यूमनिज्म एंड वाइट मेंस बर्डन, राइट, कि जो वाइट गोरे लोग हैं उनका ये थ्योरी था कि उनको वर्ल्ड को सिविलाइज्ड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गॉड ने दी है। प्रायोरिटी शिफ्टेड टू प्रॉफिट एंड पॉलिटिकल कंट्रोल। क्राउन के हाथ में आते ही ये लोग वापस इन्होंने इंटरफेरेंस पे आ गए और अपने प्रॉफिट और पॉलिटिकल सिचुएशन पे ध्यान देने लगे। लेकिन तब तक इंडियन सोसाइटी जग चुकी थी और इनके पास भी इंफॉर्मेशन आ रहा था। अब 1885 के बाद क्या हुआ कि जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ INC हो गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उन पॉलिटिकल लीडर ने
रिक्वेस्ट करना शुरू किया कि हमें ये रिफॉर्म की ज़रूरत है, ये लॉ बना दो, ये इस तरह से सोसाइटी को हेल्प करेगा। राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड रिफॉर्म डिमांड्स, राइट। ब्रिटेन मेड लिमिटेड सोशल रिफॉर्म्स, उसमें से कुछ रिफॉर्म जो ब्रिटिशर्स को लगा कि चलो इससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने में, ये कर देते हैं। स्टिल लार्जली इनएक्टिव एंड बॉर्डर सोशल इशूज़, चूँकि इनको सोसाइटी चेंज करने यहाँ आए नहीं, ये आए थे ट्रेड करने, ये आए पॉलिटिकल एडवांसमेंट लेने के लिए कि भाई हमको एनेक्स करना है पूरे इंडिया को और यहाँ से रिसोर्सेज का यूज करके अपने यहाँ पे अपने आप को बेहतर बनाना है। तो वो क्यों इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर करके चेंज करने की कोशिश करेंगे, जबकि एक बार 1857 के समय रिवोल्ट में उन्हें दिख चुका है इंडियन सोसाइटी से ज़्यादा छेड़छाड़ ना ब्रिटिश ना मुगल किए ना दिल्ली सल्तनत के लोग किए, तो तुम क्यों कर रहे हो भाई। अब है द रीजन फॉर कल्चरल अवेकिंग इन इंडिया, कि भाई ये जो कल्चरल अवेकिंग हुआ ये कैसे हुआ, इसके कॉजेज क्या क्या थे। तो पहला कॉज दे रहा है वेस्टर्न एजुकेशन, राइज ऑफ मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास में पूरा डिटेल मैंने आपको ही बता दिया कि मिडिल क्लास का इमरजेंसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हुआ है। एक्सपोज टू वेस्टर्न आइडिया इंस्पायर्ड द इंडियन मिडिल क्लास। तो अब ये फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहा है, ये अमेरिकन रेवोल्यूशन पढ़ रहा है, ये इक्वलिटी की बात कर रहा है, ये कास्ट सिस्टम को वहाँ पे देख रहा है कि वहाँ कुछ नहीं है, वुमेंस राइट्स के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन है ना, जो रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस हो रहे हैं उसको ये जान रहा है, कि ब्राह्मणिकल ऑर्डर को ये चैलेंज कर रहा है, क्योंकि ये मिडिल क्लास है, ये वेस्टर्न चीज़ों को समझ रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है, वहाँ के लोगों से बार बार टच में है क्योंकि जॉब कर रहा है, राइट। स्पार्क एंड डिज़ायर फॉर सोशल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया, इसको लगा कि हमारे समाज में भी ये चेंजेज होने चाहिए। आज भी आप देखते हो जैसे कि अरब स्प्रिंग हुआ है ना, तो अरब स्प्रिंग ट्यूनिसिया से स्टार्ट हुआ, तो ट्यूनिसिया से स्टार्ट, ये अरब में कंट्री है सहारा डेजर्ट में, तो ट्यूनिसिया से चलते हुए लीबिया, लीबिया से मिस्र, मिस्र से आगे बढ़ते हुए ये सीरिया और तमाम एरिया में बढ़ रहा था। सऊदी अरब तक स्ट्रेस में आ गया था कि अरब स्प्रिंग मेरे यहाँ तक ना आ जाए, उससे बढ़ते हुए ईरान इराक में चला जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। और इंडिया सोचो कहाँ हुआ, ट्यूनिसिया एकदम यूरोप के बॉर्डर के पास है, सहारा डेजर्ट में, वहाँ अरब स्प्रिंग हुआ। और वो अरब स्प्रिंग यहाँ पे आप देखते हो उसी पीरियड में 2-3 सालों के बाद अन्ना हजारे का मूवमेंट होता है करप्शन को लेके। तो दैट इज़ द पॉइंट। तो मिडिल क्लास जो है वो वर्ल्ड वाइड जो घटनाएं होती है उससे काफ़ी प्रभावित होता है, इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर, और वो भी अपने यहाँ सोसाइटी में इस तरह के चेंजेस लाने को जैसे अभी देखते होगे नेट के मामले में आप कि ट्रेंड चलता है, वो ट्रेंड कहाँ से स्टार्ट, जैसे कि ये वाला ट्रेंड, ये वाला पता नहीं क्या होता है, ये इस तरह से कुछ होता है कोरियन स्टाइल में, राइट। तो ये एक फेनोमिना है, जैसे आइस बकेट चैलेंज हुआ था, या जिबली वाला अभी कॉन्सेप्ट आया था, या अवतार वाला कॉन्सेप्ट आता है। तो ये सब ट्रेंड चलता है, चलाया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, व्हाटएवर, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ता है, मिडिल क्लास पे, है ना। तो मिडिल क्लास इसमें इफेक्ट पड़ा। तो ये कल्चरल अवेकिंग में वेस्टर्न एजुकेशन और राइज ऑफ मिडिल क्लास ये रिस्पॉन्सिबल कारण था, राइट। अब रिजेक्शन ऑफ वेस्टर्न कल्चरल सुपीरियरिटी, अब जब ये पढ़ रहा है हम फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, ये आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देख रहा है इंडियन वैली सिविलाइजेशन का, राइट। क्योंकि पुअर क्लास जो अभी भी 80% 85% जो गरीब लोग हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, तो उनको तो पता ही नहीं है ना, उनको कोई लेना देना ही नहीं है। वो सुबह में उठते हैं, खेतों में जाते हैं, धान लगा रहे हैं, गेहूँ लगा रहे हैं, राइट। लेकिन ये लोग जो है इनके पास इतना समय है, सफिशिएंट समय, और खाने के बाद कुछ अमाउंट ऐसा है जो बच जाता है। तो जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होगा तब एक्स्ट्रा थिंक करोगे, जब टाइम ही नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपने तय किया कि अपने लिए कुछ बड़ा लक्ष्य, कुछ बड़ा टारगेट लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, लेकिन आपके पास रिसोर्सेस नहीं है, राइट। आपके पास फिनेंशियल सपोर्ट नहीं है, आप एक मान लो कुछ जॉब करते हो या छोटा मोटा कोई स्ट्रगल करके एक कोई धंधा एस्टेब्लिश किया हो, राइट। तो आप वो करके पैसे इकट्ठा कर रहे हो, बचे हुए टाइम में यूट्यूब पे या यहाँ पे वहाँ पे जहाँ भी जो भी अवेलेबल है उसको पढ़ते हो, नोट डाउन करते हो, और रात में खाते पीते किसी तरह सो जाते हो कि आज ये वाला ये काम पूरा हुआ, ये नहीं हो पाया, कल फिर ये करना है। तो आपके पास इतना समय नहीं कि आप बोर हो सके। लेकिन मिडिल क्लास जो है और अपर मिडिल क्लास जो है, रिच लोग हैं, उनके बीच में कॉन्सेप्ट है कि बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है। तो बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है। एक्स्ट्रा टाइम क्यों है? क्योंकि आपके पास एक लिमिटेड काम है, और लिमिटेड काम के लिए आपको एक पेमेंट मिला हुआ है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिला हुआ है, जिसके कारण आपके पास एक्स्ट्रा दिमाग लगाने का फुर्सत है ना। एक किसान कभी खेत में काम करते हुए क्यों बोर नहीं होता कि बोर हो रहे हैं खेत में काम करते हुए? सर्वाइवल का इशू है। तो यहाँ पे ये है। तो ये बंदा जो है मिडिल क्लास जो है वो वेस्टर्न का सुप्रीमेसी जो है उसको रिजेक्ट कर देगा अलग अलग कारणों से।
इमर्ज्ड इफोर्ट टू प्रिजर्व इंडियन हेरिटेज, अभी अभी मैंने बताया। प्रमोटेड न्यू हिंदुज्म एंड मॉडर्न रीइंटरप्रिटेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। ब्रिटिशर्स तो हर चीज़ में कह रहे थे कि इंडियन का हर चीज़ ही खराब है, तुम लोग एकदम घटिया हो, मूर्ति पूजा करते हो, है ना, ये करते हो, जबकि उस सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स यूरोपियंस निकल के आए हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही सती प्रैक्टिस चल रहा है, यूरोप में महिलाओं को की स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना, या महिलाओं को वोटिंग राइट मिला हुआ था, बिल्कुल नहीं, राइट, लेकिन हमसे बेहतर कंडीशन में थे, तो इस कारण से हमें हमेशा डिमोरलाइज किया करते थे। तो वो उनके सुपरमेसी को ये चैलेंज करेगा, मिडिल क्लास ही चैलेंज करेगा और न्यू हिंदुइज्म को जन्म देगा, न्यू हिंदुइज्म का प्रमोट करेगा। एम टू प्रिवेंट ब्लाइंड इमिटेशन ऑफ वेस्टर्न कल्चर, कि आंख बंद करके वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो करने वाले नहीं हैं। ब्रिटिश रेसिकल रिलीजियस सुपीरियरिटी बिलीव्स, ब्रिटिश ब्लेम्ड इंडियन रिलीजन फॉर पॉवर्टी। अब इनका ये कहना है साहब का कि तुम जो गरीब हो ना, इसके पीछे का कारण तुम्हारा ये रिलीजियस फेथ है, और इस रिलीजियस फेथ के कारण तुम एंशिएंट में भी गरीब थे, तुम मेडाइवल में भी गरीब थे, तुम अभी भी गरीब हो। अब इनको कोई कैसे समझाए कि आपके आने से पहले तक तो सारा माजरा ठीक था, ये तो बिल्कुल आप ऐसा ही हो गया कि मान लो कि आप किसी को पकड़ लिए हो, है ना, और आप उसको पकड़ के कह रहे हो कि तुमको हम इसलिए पकड़ लिए क्योंकि तुम मंदबुद्धि हो। अरे भाई ऐसा नहीं होता है ना, आपने उससे ट्रैप कर लिया, 4-5 लोगों ने मिल के पकड़ लिया उसे मारा पीटा जो भी किया व्हाटएवर, और आप कह रहे हो कि तुम मंदबुद्धि हो। उसके पास ऑप्शन नहीं है, उस समय वो क्या बोले कि नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा फाइटर हूँ, मैं कुंफू जानता हूँ, मार्शल आर्ट जानता हूँ, और आपने नशा के कि कोई गोली खिला के उसको बंधक बना लिया है। तो कुछ ऐसा ही सीन था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये कर रहे हैं कि हम जो रिलीजियस थ्योरी है हमारे यहाँ पे, इंडियन रिलीजियस बिलीफ सिस्टम है, इसके कारण हमारे यहाँ पॉवर्टी है, जबकि ऐसी कोई बात थी ही नहीं, राइट। सपोर्टेड क्रिश्चियन मिशनरिटी एक्टिव टू सिविलाइज इंडियंस। और इस अब चूंकि देखो हर चीज़ का बैकग्राउंड देना पड़ता है, ब्रिटिशर्स इज सो स्मार्ट, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने हर चीज़ का बैकग्राउंड दिया, बोला कि तुम लोग बहुत घटिया हो, तुम्हारा रिलीजियस जो बिलीफ सिस्टम है बहुत घटिया है, देखो तुमको हम आओ इधर आलू डालेंगे सोना निकालेंगे, राइट। तो क्या करना है कि क्रिश्चियनिटी में इन करो, हिंदू बनो, क्रिश्चियनिटी में घुसो, इधर से क्रिश्चियन बन के निकलो, तुम प्योर हो, तुम अच्छे हो, तुम्हारा सब दुख दूर हो जाएगा, या तुम मुसलमान हो क्रिश्चियन बन जाओ, सब ठीक हो जाएगा, राइट। तो क्रिश्चियनिटी मिशनरी को इंडिया में वो इन करने का परमिशन दे लिया, और एग्रेसिवली ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो हैं वो क्रिश्चियनिटी को बताने लगी जीसस क्राइस्ट की कहानियाँ, काइंडनेस, हम्बलनेस, ह्यूमैनिटी, तमाम चीज़, जबकि ये सारी चीज़ें बुद्ध पहले ही बोल के चले गए इंडिया में, राइट। और जीसस क्राइस्ट से बहुत पहले 400 साल पहले, 400 ईयर्स बिफोर, 500 ईयर्स बिफोर। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट का इवॉल्व होता है, जन्म होता है, व्हाटएवर जो भी है, राइट। और क्राइस्ट फिर आके बोलते हैं, और फिर क्राइस्ट के बोलने के बाद भी ऐसा नहीं कि यूरोप इसको फॉलो करता है, अगले 500-600 ईयर्स तक यूरोप को जीसस क्राइस्ट से कोई लेना देना नहीं है ना। अब उसके बाद वहाँ पे जो रोमन एम्पायर है, पीटर द ग्रेट, उसने इसको अपने जो क्रिश्चियनिटी है उसको अपने कोर्ट का रिलीजन बना दिया, कि अपने किंगडम का रिलीजन बना दिया, और फिर वहाँ से वो मैटर फैलता है। और ये हमें आके समझा रहे हैं सारी बातों को कि क्राइस्ट ने ये कहा, वो कहा, वो कहा, तुम मानो। तो उससे पहले तो बुद्ध कह के गए थे, उनका नहीं माने, तुम्हारा क्यों मानेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये समस्या आ गई। इंटरनल रिफॉर्म इन हिंदुइज्म। अब यहाँ पे क्या है कि इंडियन लीडर्स आउट टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म बाय रिमूविंग सुपर सिचुएशंस एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस। तो यहाँ पे कह रहा है कि वो इंडियन जो है अपने अंदर इंटरनल रिफॉर्म की कोशिश में लगे। दिस वाज प्राइवेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वाइट मेंस बर्डन, नेटिव यूज टू जस्टिफाई रिलीजियस कन्वर्जन। इनको तो कन्वर्जन करना था, तो कन्वर्जन करने के लिए तमाम तरह की थ्योरी थी कि तुम्हारा रिलीजन बेकार है, वाइट मैन का बर्डन है कि वो जितने ब्लैक है उनको सिविलाइज करे, सबको क्रिश्चियनिटी में लेके आए। तो यहाँ इन्होंने कहा कि नहीं, न्यू हिंदुइज्म यही था कि हम जो है अपने अंदर में चीज़ों को प्योरिटी लाएंगे और अपने आप को ठीक करेंगे। अब है कि रोल ऑफ मॉडर्न प्रेस, है ना, प्रेस भी यही लोग यूरोपियन से लेके आए। प्रेस बिकम द टूल ऑफ सोशल रिफॉर्म। यहाँ पे पेपर्स छपने लगे, है ना, प्रिंट होने लगे, उसमें जो जो रिफॉर्म की बातें थी उस पर डिस्कशन होने लगा। पहले ये माउथ टू माउथ हो रहा था, अब एक पूरा रिटन फॉर्मेट में डिस्कशन हो रहा है। सोशल एविल्स लाइक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी। अब इन तमाम चीज़ों पे बातें होने लगी
डिस्कस होने लगा कि जो आप कर रहे हो, और लंबे लंबे लेख उस पर लिखे, ऐसे लिखे जाने लगे पेपर्स में, और लोग उसको पढ़ रहे हैं। उस पर जो भी इंटेलेक्चुअल है, जो भी मिडिल क्लास है ना, वो इस पर डिस्कस कर रहा है। इससे भी रिफॉर्म का बैकग्राउंड बना। इन्फ्लुएंस आइडियाज ऑफ पर्सनालिटीज। इसके अलावा आप देखोगे कि बहुत सारे टाइम में ऐसे लोग होते हैं, मैं तो हमेशा ये बात कहूँगा कि कलेक्टिवली हम ह्यूमंस ने सोसाइटी को ना बनाया है, ना चेंज किया है, ना चेंज करेंगे, है ना। हम सिर्फ पाथ फॉलो करते हैं। किसी एक बंदे को, किसी एक पर्सन को इनलाइटमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड पैगंबर मोहम्मद साहब। किसी एक पर्सन को इनलाइटमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड क्या, जीसस क्राइस्ट। किसी एक पर्सन को इनलाइटमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड बुद्ध। किसी एक पर्सन का इनलाइटमेंट हुआ, दैट इज कॉल्ड महावीर। और इन तमाम रिलीजन के लोगों ने एक सोसाइटी को, एक ट्रेडिशन को, एक रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बनाया, सोसाइटी के लिए सिस्टम दिया, नियम दिए, जिसके बेसिस पर अभी भी सोसाइटी मेजोरिटी में चलती है। या फिर इन्वेंशंस को आप देख लो, चाहे वो मेडिकल फील्ड में हो या फिर फिजिक्स के कोई लॉ हो, व्हाटएवर, कलेक्टिवली हम लोगों ने क्या किया है अभी तक, आज के ह्यूमन हिस्ट्री तक में हम लोगों ने कलेक्टिवली कुछ भी नहीं किया है। सोसाइटी कभी भी कलेक्टिवली चेंज नहीं होता है। किसी एक को सामने आना पड़ता है और लोगों को जगाना पड़ता है, अवेकन करना पड़ता है कि ये गलत है, ये सही है, ये ऐसे करो, ये वैसे करो, है ना। और वो सब, जैसे कि आप देखोगे, अब इसी में हम लोग पढ़ेंगे पारसी कम्युनिटी के बारे में। दादा भाई नौरोजी, नरदौन फरोज जी, राइट, रहनुमाई मजद यसनाम। तो पारसी कम्युनिटी भी बिल्कुल, उसका भी इंडियनाइजेशन हो गया था, और ये पारसी कम्युनिटी भी इंडियंस की तरह, इनके यहाँ भी पर्दा प्रैक्टिसेस हो गया, इनके यहाँ भी चाइल्ड मैरिजेस सिस्टम हो गया। तमाम तरह के जो टैबूज़ हैं जो इंडियन सोसाइटी के थे, वो पारसी कम्युनिटी में भी देखने को मिलता है। बट पारसियों ने अपने आप को रिफॉर्म किया, और रिफॉर्म किया तो इतना रिफॉर्म किया कि आज के टाइम में ये डिफरेंस करना बहुत दिक्कत हो जाता है कि हु इज़ पारसी एंड हु इज़ यूरोपियन। एंग्लो इंडियन कौन है और पारसी कौन है, हमें दोनों एक लगता है। जमशेदजी टाटा पारसी हैं, एंग्लो इंडियन नहीं है ना। तो ये इतना रिफॉर्म हो सकता है, दैट इज द पॉइंट। अब जैसे सती प्रैक्टिसेस है, राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ आवाज, सती प्रैक्टिसेस को लीगल वैल्यू था। चाइल्ड मैरिज है, इसको सोसाइटी में वैलिडेट किए हुए था। वीडियो रीमैरिज है, इस सोसाइटी में बैन था, लेकिन किसी एक बंदे ने आवाज़ उठाई, लोगों को जगाया, समझाया, लॉजिक दिया, और सब ठीक कर दिया, और फिर सोसाइटी को सब ठीक लगने लगा। तो हो सकता है अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हों जो सोसाइटी मान रही है, लेकिन वो गड़बड़ है। जैसे जो इंडियन फैट मैरिजेस है ना, लंबी लंबी चौड़ी शादियाँ की, अभी अंबानी वाला जो मैरिज हुआ था, कितने 1000 करोड़ में, कहता है कि सोसाइटी में कहा जा रहा है दैट इज़ द टैबू, इसको रोकना है ना। या फिर मृत्यु भोज, मरने के बाद जो श्राद्ध क्रम में नॉर्थ इंडिया में भोज कराया जाता है, लोगों को, ग्रामीणों को खिलाया जाता है, वो होता है। या दहेज, डॉरी सिस्टम, है ना। तो ये तमाम चीज़ें जो एकदम अभी सोसाइटी में एकदम वैलिड है, उसके खिलाफ अगेंस्ट बोलोगे तो दिक्कत हो जाएगी, राइट। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि इन्फ्लुएंस होगा, कुछ आइडियाज़, कुछ इंडिविजुअल पर्सनालिटी की एंट्री होगी, और उस सोसाइटी में रिफॉर्म लाएंगे। इंस्पायर्ड बाय यूनिटेरियन school which highlighted India's ancient glory. Thinker like Sir William Jones, James Prinsep, Max Muller promoted interest in Indian culture heritage. ये सब बताता है कि एंसेंट में कैसा इंडिया था। The American and French Revolution encouraged idea of freedom, equality, reform, sparking a cultural renaissance. कि ये दो बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। कौन से? अमेरिकन रेवोल्यूशन हुआ और फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ। तो अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन ने भी सोसाइटी पे, चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो या इंडियन सोसाइटी पे, बहुत इम्पैक्ट डाला। तो इंडिविजुअल का भी इम्पैक्ट रहा इस रिफॉर्म के कारण। द रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया। अब आते हैं अगले मैटर पे कि ये रिफॉर्म मूवमेंट इंडिया में किस फॉर्मेट में था, है ना। तो इसमें पहला टॉपिक आपको कह रहा है कि सोशल रिफॉर्मिस्ट पे फोकस था। एम टू एलिमिनेट सोशल एबिल्स एंड मेल प्रैक्टिसेस, Sought gradual evolutionary challenge with the existing social structure, avoid revolutionary and radical upheavals, right। तो ये कह रहा है कि ये जो रिफॉर्म है
है ना, जितने भी गलत प्रैक्टिसेस थे उसको रोकने की ये कोशिश कर रहा है कि जो भी सोशल एविल्स थे उसके बारे में बात कर रहा है कि उसको दूर करने का कोशिश करेंगे। अर्बन एंड डेमोक्रेटिक बेस, वो ऑब्वियस सी बात है कि ये इस पे सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट किसका होगा, तो मिडिल क्लास का होगा कि सोसाइटी, ये जो चाहे ये आईएनसी हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस हो या रिफॉर्म मूवमेंट हो, व्हाटएवर जो भी था, तो इस पीरियड में मैंने आपको बताया है कि दो ही ग्रुप था, पहले एक अमीर एक गरीब। अब गरीबों के पास इतना एक्स्ट्रा लेवरेज नहीं है, ना टाइम का ना रिसोर्सेज का, कि वो बैठ के सोसाइटी में रिफॉर्म ला सके, राइट। अब जैसे कि हम और आप हैं, तो हमें और आपको अपने अपनी ज़िंदगी को चलाना है, अपने परिवार को सेटल डाउन करना है ना, फाइनेंशियल सपोर्ट देना है। तो अभी हम लोग क्रांति का झंडा लेके, रिवोल्ट का झंडा लेके नहीं चल सकते। लेकिन कोई ऐसा बैकग्राउंड वाला बंदा जिसके फादर भी कुछ अच्छा पैसा इकट्ठा करके गए हैं, मदर भी कुछ अच्छा कर गई, या फैमिली में रिसोर्सेस हैं बहुत सारे, तो वो कर सकता है। चलो हम लोग सोशल रिफॉर्म की बात करते हैं, सोसाइटी में चेंज लाने की बात करते हैं, राइट। अब राहुल गांधी है, वो बैठ के पूरी ज़िंदगी पॉलिटिक्स कर सकता है, राइट। ये जो भी बड़े हेमंत बिश्व शर्मा है, उनका जो बच्चा होगा, या जो तरुण गोगोई है, वो गोगोई साहब का बेटा था, या जो और भी जो भी लोग हैं, राइट। तो ये जिनके पास एक बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, तो वो ये रिफॉर्म की बातें कर सकता है। तो यहाँ पे ये सपोर्ट सिस्टम मिडिल क्लास के पास अवेलेबल है। तो ये जो रिफॉर्म्स होंगे ये अर्बन बेस्ड होंगे। ये इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और इसका वीक पॉइंट भी है, क्योंकि सोसाइटी, ठीक है, आप रिफॉर्म की बात कर रहे हो, अब इससे फ़ायदा क्या और नुकसान क्या है। अगर आप ये जो सोसाइटी का चेंज है उसको बहुत तेज़ी से एकदम ग्रास रूट तक लेके चले जाओगे, तो लोग उसको आपको पुश कर देंगे, रिवोल्ट कर देंगे कि भाई बेकार की बातें मत करो। लेकिन अगर ये क्षमता हुआ, लेयर बाय लेयर, ये धीरे 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 सोसाइटी के सबसे नीचे तक पहुंचता है ना, रूट तक पहुंचता है, तो लोग धीरे धीरे एक्सेप्टेंस बढ़ जाता है। ये बिल्कुल पुश वाला मैटर है कि मान लो कि दो लोग खड़े हो, अब किसी को तुम तेज धक्का दोगे, राइट, अगर भीड़ है तो हो सकता है कि, या मान लो जैसे भी है, तो वो तुमको रिएक्ट करेगा। लेकिन आप 2-2 इंच करके आगे बढ़ो, फिर खड़े हो जाओ, फिर 2 इंच आगे, तो उसके धीरे धीरे क्या होता है कि अगर आप यही काम आधे घंटे में करोगे, तो उसका एक्सेप्टेंस हो जाता है कि चलो, उसे पता ही नहीं चलता कि वो उतना पीछे तक चला गया। एक ये भी इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है और वीक पॉइंट भी है कि ये अर्बन है, डेमोक्रेटिक बेस्ड है। लेड बाय अर्बन मिडिल क्लास इंटेलेक्चुअल्स, यूज्ड प्रेस, पब्लिक लेक्चर, राइटिंग टू सेपरेट अवेयरनेस, एम्फसाइज ह्यूमन राइट्स, इक्वलिटी, इंडिपेंडेंस एंड वुमेन्स एम्पावरमेंट। जो भी सारी बातें थी वो इसमें लाया कि अर्बन डेमोक्रेटिक है, रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया में। अब है कि एजुकेशन सेंट्रिक अप्रोच, फिर से वही बात है कि जो भी ये पूरा का पूरा रिफॉर्म का बेस ही मिडिल क्लास है, तो मिडिल क्लास जैसे जैसे समझेगा वो उसी तरह से बिहेव करेगा। आईएनसी भी जो थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1885 से लेके 1905 तक, तो ये मिडिल क्लास बेस्ड ही थी, अपर मिडिल क्लास बेस्ड। इसमें चेंजेस तब आता है जब 1920 में, है ना, महात्मा गांधी कांग्रेस को ये सजेशन देते हैं कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस लाओ, तब जाके ये जो है वो लोअर क्लास तक, मिडिल ग्रामीण एरिया में पहुंचता है और लोग कांग्रेस के मेंबर बनते हैं, राइट। उससे पहले तो मेंबरशिप भी बहुत महंगी थी। तो एजुकेशन सेंट्रिक अप्रोच हो गया। तो एजुकेशन सीन एज द प्राइमरी टूल ऑफ रिफॉर्म, ऑब्वियस सी बात है, चूंकि वेस्टर्नाइजेशन से प्रभावित है, इफेक्ट है इनके ऊपर, तो वेस्टर्नाइजेशन को जानने और समझने के लिए तो आपको पढ़ना लिखना पड़ेगा, फ्रेंच आना चाहिए, इंग्लिश आना चाहिए, तभी संभव है, हिंदी में तो है नहीं। बिलीव टू इनेबल इंडिविजुअल अपलिफ्टमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, कि इंडिविजुअल को अपलिफ्ट करो और सोशल रिफॉर्म लाओ, ये सारी बातें एजुकेशन सेंट्रिक अप्रोच हो गया। अब कह रहा है आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन इनलाइटेंड इंडियन सोसाइटी। ये क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ये राजा राम मोहन राय की तस्वीर आपको मैंने लगा के दी। अब रिफॉर्मर एम्फसाइज रेशनलिज्म, यूनिवर्सलिज्म एंड ह्यूमन, 3 तरह के कॉन्सेप्ट है, रेशनल, यूनिवर्सल और ह्यूमन। यहाँ पे ये क्या है, रेशनलिज्म, तर्कवाद, लॉजिक लगाइए, जो भी क्वेश्चन है आप क्वेश्चन करिए, है ना, कि व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, ऐसे ही किसी चीज़ को मानना नहीं है। यूनिवर्सलिज्म क्या है कि जितने भी दुनिया में रिलीजन है सब में तो अच्छी बातें ही कही गई है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड वाला कॉन्सेप्ट जो है वो वाला है। ह्यूमनिज्म क्या है, ह्यूमनिज्म में कहा गया कि करुणा, है ना,
काइंडनेस, हम्बलनेस, ये सारी चीज़ें कही गई है। तो यहाँ पे रिफॉर्म जो है इस 3 फॉर्मेट में है। राजा राममोहन प्रमोटेड यूनिवर्सलिज्म कि किसी भी रिलीजन के लोग आके कर लीजिए। ह्यूमनिज्म स्ट्रेसिंग द ओनली डेमोन्स्ट्रेबल ट्रूथ शुड बी एक्सेप्टेड। अब ये तीनों में क्या क्या है इसको देखते हैं एक एक करके इसमें। तो जैसे ट्रेडिशन एंड बिलीव इवेल्युएटेड ऑन द बेस ऑफ रीजन एंड सोशल यूटिलिटी, है ना, कि आप जो भी ट्रेडिशन फॉलो करते हैं उस पर क्वेश्चंस करें, उसको एवेल्युएट करें, राइट, कि ये करना ज़रूरी है, ये करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे आप देखोगे इंडियन सोसाइटी में, खास करके अगर मैं नॉर्थ की बात करूँ तो नॉर्थ में क्या है कि मेजोरिटी में जो मैरिज है, ये साउथ में भी होगा, है ना, नॉर्थ ईस्ट में क्या है वो तो मुझे उतना डिटेल नहीं है, वो उतना है भी नहीं। तो मेजोरिटी में जो मैरिज प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो ट्रेडिशन, जो कल्चर फॉलो होता है, जो रिचुअल्स किया जाता है, वो ट्रेडिशन बेस्ड रिचुअल है। किसी भी रिलीजियस बुक में, स्क्रिप्ट में ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि मैरिज में ये प्रोसेस होना चाहिए, राइट। तो ये बातें की गई है। तो कहा कि आप इसमें क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड वैदिक इनफेलेबिलिटी, कि उसने ब्रह्मो समाज ने रिजेक्ट किया, ये तो आगे मिलेगा। सैयद अहमद खान इस्लामिक टेंट्स ऑन द नोट इम्यूटेबल। स्वामी विवेकानंद रिलीजन मस्ट बी एग्जामिन्ड। विवेकानंद ने कहा कि रिलीजन को एग्जामिन करो, साइंटिफिकली एंड अडॉप्टेड टू मॉडर्न नीड्स, राइट। तो आप लॉजिक लगाएं, तर्क करें कि क्या सही है और क्या गलत है, और आपके उस तर्क पर अगर वो उस लॉजिक पर वो सही बैठता है तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। इसके अलावा मामला नेक्स्ट आता है यूनिवर्सलिज्म में। तो यूनिवर्सलिज्म में ये बात किया गया है जस्टिस, इंडिपेंडेंस, इक्वालिटी, ट्रांसफॉर्मेशन, प्लुरलिज्म, जनरोसिटी, है ना, और सबसे कोर में है क्या, लव। यूनिवर्सलिज्म है। इसके कौन थे स्पोक्स पर्सन, तो दैट इज द केशव चंद्र सेन, है ना, ये राजा राम मोहन राय के ही ब्रह्म समाज से बिलोंग करते हैं। प्रमोटेड सेकुलरिज्म एंड रिलीजियस यूनिटी, कि आप किसी भी रिलीजन की, इसमें अभी तक हिंदू रिलीजन रिफॉर्म की बात चल रही थी, लेकिन इसमें कह रहा है यूनिवर्सलिज्म कि आप किसी भी रिलीजन के हो, आपको सेकुलर होना चाहिए, आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, और रिलीजियसली हम लोग यूनाइटेड रहें। केशव चंद्र सेन emphasize that truth exists in all established religions। तो इसमें केशव चंद्र सेन ने डिटेल में कहा कि किसी भी रिलीजन में जो है वो कुछ सच्चे जो कोर कॉन्सेप्ट है वो सब में कॉमन है, एक ही बातें की गई है, ये यूनिवर्सलिज्म था। ह्यूमनिज्म, अब इसमें इसके सबसे बड़े वो होंगे स्पोक्स पर्सन विवेकानंद। ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रोग्रेस, विवेकानंद ने कहा था कि अगर भगवान है और कोई एक भूखा है, मैं पहले भूखे की सेवा करूंगा, ना कि मैं पहले भगवान की सेवा करूंगा, राइट। तो ह्यूमन वेलफेयर एंड प्रोग्रेस। मोरालिटी लिंक्ड टू एक्शन प्रमोटिंग सोशल इक्वलिटी एंड वेलफेयर। रिलीजियस टेक्स्ट reinterpreted to support human centered values. Brahmanical dominance challenged and focus shifted to present life improvement over otherworldly concerns, है ना। तो इसमें कहा गया कि ह्यूमनिज्म में कि आप यहाँ पे फोकस करें कि इस लाइफ में आपको कैसे बढ़िया करना है, अच्छा रहना है, कैसे अच्छा खाना है, कैसे लोगों की मदद करनी है, इन तमाम चीज़ों पे। तो इसके सबसे बड़े स्पोक्स पर्सन होंगे ह्यूमनिज्म के ये वाले, दैट इज कॉल्ड क्या, विवेकानंद। अब है कि रिफॉर्म मूवमेंट के कैटेगरी क्या है। तो दो बेसिकली रिफॉर्म मूवमेंट के दो कैटेगरी आपको देखने को मिलेंगे। एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट में आपको एक मिलेगा, और एक ये रिवाइवलिस्ट फॉर्मेट में, राइट। हाँ, यही वाला है। कैटेगरी ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट दो तरह का है। एक रिफॉर्मिस्ट, रिफॉर्म करना है, क्या रिफॉर्म करना है, एम टू चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यू एंड हाँ क्या है ये, कि इसमें रिफॉर्म करना है किसको, तो इसमें रिफॉर्म करना है एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम को, प्रोग्रेसिव आइडिया लाने हैं, फोकस ऑन सोशल रिफॉर्म, रैशनलिज्म एंड मॉडर्न एजुकेशन। और इसके एग्जांपल क्या है, ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ मूवमेंट। अलीगढ़ मूवमेंट इस्लामिक मूवमेंट था, सर सैयद अहमद खां वाला, राइट। तो ये कहा कि हम अपने ही रिलीजन में रिफॉर्म लाएंगे, है ना, एग्जिस्टिंग वैल्यू सिस्टम में। और ये दूसरा है रिवाइव करना, है ना। रिफॉर्म और रिवाइव में अंतर होता है, राइट।
रिफॉर्म हुआ कि हम जो भी गलत है उसको बदल देंगे, अगर ये रिलीजन गलत है या ये पूरा पैटर्न ट्रेडिशन गलत है तो उसको हम चेंज करेंगे। रिवाइव में क्या कह रहा है कि नहीं, हम अपने रिलीजन को रिवाइव करेंगे, उसमें शुद्धि लाएंगे, है ना, उसको फिल्टर करेंगे। अगर कुछ गड़बड़ी है तो इंडिविजुअल चुन चुन के उन बैड थिंग्स को बाहर निकालेंगे और वापस से अपने जो ग्लैमर है, अपना जो रिलीजन का प्राइड है, वापस से एस्टेब्लिश करेंगे। साउथ टू रिवाइव द एंशिएंट प्योर फॉर्म ऑफ रिलीजन, है ना, रिलीजन का जो पुराना वाला हमारा था एंशिएंट वैदिक कल्चर, उसको एस्टेब्लिश करेंगे। और इसके सबसे बड़े नेता होंगे कौन? आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती। रिजेक्टेड लेटर डिस्ट्रक्शन एंड सुपर सिचुएशंस ऑन एडेड ओवर सेंचुरीज, एम्फसाइज रिटर्न टू ओरिजिनल टेक्स्ट एंड ट्रेडिशंस। तो इनका कहना है कि वेदों की ओर लौटो, इनका नारा था, बैक टू वेदास, कि जो मूल बातें हैं वो वेदों में है, उपनिषद में है, उसके बाद की चीज़ें तो एड ऑन की गई हैं। हमारा सोसाइटी ऐसा था ही नहीं। अगर हम रिवाइव करके वापस वैदिक कल्चर की तरह फॉर्मेट में चले जाए तो ये कास्ट सिस्टम चला जाएगा, ये वुमेंस के साथ जो गड़बड़ी हो रही है वो चला जाएगा, सती प्रैक्टिस ठीक हो जाएगा। तो हमारे रिलीजन में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस उसको ठीक करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो ये बातें कही गई थी। तो इसके कौन है? आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, है ना। रामकृष्ण मिशन में वो वाला विवेकानंद ने भी ये कहा था कि वो हमें रिवाइव करना है, ना कि रिफॉर्म करना है। देवबंद मूवमेंट, ये इस्लामिक मूवमेंट था। रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म वेयर क्लोजली लिंक्ड, रिफॉर्म एम्फसाइज रिलीजियस रिफॉर्म एज फाउंडेशन फॉर सोशल चेंजेस। तो आप रिफॉर्म लाइए सोसाइटी में, ये ज़्यादा बेहतर होगा, रिवाइव करिए, ना कि रिफॉर्मिस्ट बनिए, राइट। तो ये कॉन्सेप्ट दिया गया। अब नेक्स्ट कह रहा है कि रीजन फॉर द रिलीजियस फोकस इन रिफॉर्म मूवमेंट्स। तो क्या क्या था? रिलीजियस बेस्ड ऑन सोशल कस्टम्स, मोस्ट सोशल प्रैक्टिसेस वेयर रूटेड इन रिलीजियस इंजेक्शंस। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिलीजन और सोसाइटी जो है वो आपस में इंटरलिंक है। और ये कहना बहुत मुश्किल है कि पहले क्या आया, मुर्गी या अंडा, राइट। कि पहले रिलीजन आया, फिर सोसाइटी आई, फिर सोसाइटी आई, तब रिलीजन आया। तो ये बहुत मुश्किल, जैसे कि पहले कल्चर आया तो सिविलाइजेशन आई, या पहले सिविलाइजेशन आया तो उसका कल्चर आया। अगर ये समझने में दिक्कत होगी तो इसको समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है और इंडस वैली कल्चर भी हो सकता है, हड़प्पा कल्चर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कल्चर एंड सिविलाइजेशन? तो एक कल्चर इमर्ज करता है और वो जब इन लार्ज इनहैंस होता है तो दैट इज कॉल्ड सिविलाइजेशन, राइट। तो पहले कल्चर होता है, फिर सिविलाइजेशन होता है। उसी तरह से यहाँ पे ये बातें कही गई है कि अगर हमें रिलीजियस बेस्ड एंड सोशल कस्टम्स, मोस्ट सोशल प्रैक्टिसेस वे आर रूटेड इन रिलीजियस इंजंक्शंस, है ना, कि सोशल प्रैक्टिस जैसे सती प्रैक्टिस है तो उसका कहीं ना कहीं अनुवारोहन की बात कही गई है कि जो सती होती है, जो मरती है, वो भगवान गॉडेस हो जाती है ना। या पतिव्रत धर्म वाला जो कॉन्सेप्ट है कि पति, आपको डोमेस्टिक वायलेंस चाहे आपके ऊपर कितना भी हो रहा हो, आपको वो मानना है, राइट। तो इस तरह के मल्टीपल टैबूज या कास्ट सिस्टम, तो इसको भी कहा गया कि नहीं, ये गड़बड़ है, कास्ट सिस्टम आप ऐसे नहीं चला सकते हो। क्यों? ब्राह्मण उच्च होते हैं और शूद्र निम्न होते हैं। कहाँ कहा गया? तो बताया गया कि रिलीजियस टेक्स्ट में लिखा है, वेदों में लिखा है, पुराणों में उसको रिटन फॉर्मेट में उसमें मेंशन किया गया है। तो सोसाइटी में जो भी गुड और बैड प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं ना कहीं रूटेड हैं किससे? रिलीजन से। अब सोशल रिफॉर्म रिक्वायर्ड री इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजेक्शन ऑफ रिलीजियस जस्टिफिकेशन सपोर्टिंग दिस प्रैक्टिसेस। अब इसको तो कोई जीनियस ही कर सकता है। अभी भी जो इस्लामिक लॉ है, कई बार आप देखते होंगे कि अलग अलग लोग कुरान की अलग अलग व्याख्या करते हैं, है ना, उसका एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाता है कि ये ऐसे नहीं ऐसे है, ये इस बात को ऐसे नहीं ऐसे कहा गया। जैसे कि एक बहुत फेमस लाइन है कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब हैं तारन के अधिकारी। अब ये मनुस्मृति का एक सेक्शन है, अब इसका अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। किसी ने कहा कि मनु ने वहाँ पे एंशिएंट में लिख दिया कि ढोल गवार शूद्र पशु और नारी, है ना। ढोल मतलब बजाने वाला, गवार मतलब जो गांव में रहता है ना, जो एग्रीकल्चर से बहुत मतलब मंद बुद्धि टाइप का बंदा है, और जो 4th ग्रेड बैकवर्ड है शूद्र। पशु मतलब एनिमल, और फीमेल्स, है ना, ये पिटाई के अधिकारी हैं, इनको मारना चाहिए। अब इसका फिर से रीडिफाइन किया गया कि नहीं,
इसमें दो दो वर्ड एक साथ हैं कि ढोल गवार। तो इस तरह के मल्टीपल चीज़ें आपको देखने को, बहुत सारे रिलीजियस बुकों को आपने देखा होगा कि उसको हर बार उसको रीएस्टेब्लिश किया जाता है, उसको फिर उसको रीडिफाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अगर आप सोशल चेंज लाना चाहते हैं तो सोशल रिफॉर्म के लिए रिक्वायर्ड है कि आपको री इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा रिलीजियस मैटर का, रिलीजियस कॉन्सेप्ट का जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, और तब जाके एक सपोर्ट ग्रुप, एक सपोर्ट बेस तैयार होगा, जो आज हो रहा है ना, ये बाद में हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब कह रहा है नेक्स्ट में कि इंटरकॉन्डेंस of religion and society. Reformer recognize the interrelation between religion and society and politics. अब ये तो मैंने पहले भी आपको बताया था, कहाँ, सिख पढ़ाने के टाइम में क्या बताया था कि रिलीजन, सोसाइटी और पॉलिटिक्स तीनों इंटरलिंक्ड है। जब तक आपके यहाँ पे रिलीजियस रिफॉर्म नहीं होगा तब तक सोशल रिफॉर्म नहीं होगा, और जब तक सोशल और रिलीजियस रिफॉर्म नहीं हुआ है तब तक आपको पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं संभव है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं कि जैसे चोरी करना गलत बात है, किसने कहा? किसने कहा? कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले किसने कहा कि जो है किसी का सामान चुरा लेना ये बैड थिंग है, बैड हैबिट है? किसने कहा? तो सबसे पहले किसने कहा? रिलीजन ने कहा। तो रिलीजन ने क्या हुआ? सोसाइटी बनाया, फिर सोसाइटी में ही वैलिड हो गया, या फिर सोसाइटी में पहले था, रिलीजन में उसे मेंशन कर दिया गया कि देखो ये लिखा हुआ है। और बाद में क्या हुआ कि एक हमारे यहाँ पे एक जब पॉलिटिकल सिस्टम एस्टेब्लिश्ड हुआ तो हमने एक पनिशेबल ऑफेंस बना दिया कि अगर आप चोरी करते हो तो ये पनिशेबल ऑफेंस है। तो मैंने आपको मराठा में बताया था कि मराठा में सबसे पहले क्या हुआ? रिलीजियस अवेयरनेस आया, उससे सोशल अवेयरनेस आया, और उसी से पॉलिटिकल अवेयरनेस आया। अब इंडिया में भी देख लो कि जहाँ जहाँ जिस स्टेट में रिलीजियस अवेयरनेस आया था वो इंडिया के सबसे पावरफुल स्टेट में आते हैं, जैसे गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र। और जहाँ जहाँ रिलीजियस अवेयरनेस उस लेवल का नहीं आ सका, है ना, नहीं आया, तो उस कारण से वो बाद में पिछड़ते चले गए। तो यहाँ पे कह रहा है कि रिकॉग्नाइज द इंटर रिलेशन बिटवीन रिलीजन, सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। राजा राममोहन राय बिलीव रिलीजियस रिफॉर्म मस्ट कम बिफोर सोशल एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म। राजा राममोहन राय ने ये कहा था, और मैं भी ये कह रहा हूँ, राइट, क्या कि सबसे पहले आपको रिलीजियस रिफॉर्म लाना पड़ेगा अपने यहाँ पे, जो रिलीजियस टैबूज है उसको दूर करनी पड़ेगी, तभी जाके सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म हो सकता है, राइट। कि कहीं जैसे कि पर्टिकुलर कुछ टाइम पीरियड ऐसा होता है, नॉर्थ की मैं बात करूँ तो, राइट, या फिर बिहार की मैं बात करूँ तो छठ पूजा, उस पीरियड में पूरा का पूरा बिहार आपको नीट एंड क्लीन मिलेगा। कोई भी कहीं सड़कों पे थूक नहीं रहा है, कोई कूड़ा नहीं फेंक रहा है। तो उसके पीछे का कारण क्या है कि रिलीजियस वैल्यू सिस्टम आ गया कि अभी पूजा का टाइम है, अभी गंदगी बाहर नहीं फैलानी है। वो कोई अपवित्र हो सकता है चीज़, है ना, कोई गुजर रहा हो, है ना, कोई पूजा के लिए जा रहा हो, तो वटेवर। तो यहाँ पे ये कह रहा है, राजा राममोहन राय भी ने कहा कि रिलीजियस रिफॉर्म सोशल रिफॉर्म से पहले होने चाहिए, तभी संभव है। अब अगर यही मान लो, जापान में बहुत सारे लोग जाते हैं टूरिस्ट, और वो सॉक्स पहन के पूरे जापान की गलियों में घूम के दिखाते हैं कि देखो इतनी सी भी गंदगी नहीं है, तो एक वैल्यू सिस्टम डेवलप हो गया। तो वो वैल्यू सिस्टम हमारे यहाँ भी डेवलप हो सकता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा और पुश करना पड़ेगा, तब जाके वो पॉलिटिकल रिफॉर्म। जब हम इतने पाक शुद्ध हैं तो फिर हम कर सकते हैं, हम अपने जब सड़कों में, अपने घरों में गंदगी इकट्ठा नहीं होने दे रहे हैं। जैसे कि करप्शन की मैं बात करूं, आज सोसाइटी में करप्शन वैलिडेट किया जा चुका है, उसको वैलिडिटी मिल चुकी है, हर बंदा करप्ट होने के लिए तैयार है, और जो करप्ट है उसको सोसाइटी रिस्पेक्ट दे रहा है। आज से पहले ये नहीं था। रिलीजन में ये, इसको अगर हम लोग महापाप घोषित कर दें, है ना, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ भी और ले सकते हैं जैसे शराब पीना, किसी भी रिलीजन में, इस्लाम हो, हिंदुज़्म हो, अलाउ नहीं है, वो परमिटेड नहीं है, मतलब उसको ग्लोरीफाई नहीं किया गया, सोसाइटी में भी नहीं किया गया है ना। और अलग अलग स्टेट जो अगर पॉलिटिकली भी ये वैसा नहीं है कि भाई कोई कहीं भी पी के उलट जाओ। अब राजा राममोहन का हिज ब्रह्मो समाज प्रमोटेड मोनोथिज्म, वुमेन्स एजुकेशन, है ना, मल्टीपल गॉड को मानते थे, उसकी जगह पर कहा गया नहीं, एक गॉड को मानो।
वुमेन्स एजुकेशन से बाहर किया हुआ था। अपोज्ड सती, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, है ना, इन सबों के लिए इन्होंने स्पिरिचुअल एविडेंस दिया कि ये सब गड़बड़ है, आप ये सब मत करो, है ना। एक गॉड को मानो, वुमेन्स एजुकेशन को उन्होंने प्रमोट किया, सती प्रैक्टिसेस को अपोज किया, और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को कहा कि ये गलत है, और सबके लिए स्पिरिचुअल एविडेंस दिया कि भाई ये नहीं चलेगा, ये गड़बड़ आप कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिलीजियस टेक्स्ट टू जस्टिफाई रिफॉर्म। अभी ऐसी बात है कि रिलीजियस टेक्स्ट अगर आप दिखा देते हो कि देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, तो सब ठीक हो जाएगा। दयानंद सरस्वती यूज द वेदास टू चेंज द कास्ट हायरार्की, asserting that birth does not determine caste। इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने क्या कहा, बैक टू वेदास, तो वेदा में या उपनिषद, तो इसको इन्होंने बेस्ट बनाया कि वेदा और उपनिषद में तो कास्ट सिस्टम था ही नहीं, तो आप कैसे कास्ट सिस्टम लेके आ गए, तो पूरा गड़बड़ है ना। तो इन्होंने रिलीजियस टेक्स्ट को अपने जस्टिफिकेशन का बेस बनाया ताकि सोसाइटी को मानने में आसानी हो। उसके बाद नारायण गुरु फाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड एडवोकेट टेम्पल एंट्री फॉर दलित्स। इन्होंने कहा कि भाई टेम्पल का कौन, गॉड की पूजा, अगर ऐसा होता कि 4 वर्ण सिस्टम है और उसमें से एक वर्ण है शूद्रा, तो उस शूद्रा को अगर पूजा करना अलाउ ही नहीं होता, तो ये वेदों में ही लिख दिया जाता, ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा, अथर्ववेदा, या उपनिषद में ही मेंशन कर दिया जाता कि भाई नहीं, एक 4th वर्ण जो है वो पूजा कर ही नहीं सकता है, प्रेयर कर ही नहीं सकता है, तो जब प्रेयर कर सकता है तो टेम्पल क्यों नहीं जा सकता है। तो नारायण गुरु ने ये कहा था, राइट। रिलीजियस रिफॉर्म सर्व एज ए टूल टू legitimize and enable social reform। Religious reform served as a tool to legitimize and enable social reform, right। इसको यूज किया गया सोशल रिफॉर्म को लेजिटिमाइज करने के लिए, राइट। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया। ओके, अब कह रहा है कि एवोल्यूशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, ये कैसे हुआ था, इसको देखते हैं। एवोल्यूशन ऑफ रिफॉर्म मूवमेंट्स, इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है और इसके निगेटिव एस्पेक्ट क्या है। तो पहले पॉजिटिव देख लेते हैं, फिर नेगेटिव, आंसर राइटिंग में आपके काम आएगा, यूपीएससी वगैरह में। लिबरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिलीजियस डोगमा एंड हार्मफुल प्रैक्टिसेस, एम्फसाइज ऑन रीजन एंड rational thinking as key to progress, upliftment of moral by continuing the idea of Indian reduce humiliation especially among the middle class, promoted modernization without blindly imitating western culture, Indian culture and intellectual isolation of Indian society। इसके गुड एस्पेक्ट वही सारी बातें हैं कि हम अपने आप को कैसे अपलिफ्ट करें, कैसे हमारा सोसाइटी अच्छा था, कैसे हमें ब्रिटिशर्स से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर भी वो सारी बातें लिखी, मतलब पहले से भी थी। ये अच्छी बातें पॉजिटिव में, ये सारी चीज़ें एस्पेक्ट इसमें मेंशन किया गया है, आपके सामने लिख दिया था, उसको आप नोट डाउन कर लेना। अब इसका नेगेटिव एस्पेक्ट क्या था, किसका, इवेल्यूएशन ऑफ जो रिलीजियस सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट, लिमिटेशंस, है ना। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, बट उसका लिमिटेशंस कि वो मेजोरिटी तक नहीं पहुंच पाया, उसके पीछे क्या था। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि नेरो सोशल बेस, मोस्टली लिमिटेड टू अर्बन एजुकेटेड, अभी मैंने बताया मिडिल क्लास, चूँकि ये अर्बन रेवोल्यूशन है, और ये अच्छी बात भी है कि अगर ये लेयर बाय लेयर छन के टाइम के साथ नीचे जाएगा, देखो सोसाइटी में रातों रात चेंज नहीं होता है, सोसाइटी बनने में अगर हज़ारों साल लगे हैं, तो उसको चेंज होने में भी कुछ 100 साल लगते हैं, और फिर उसको डिस्ट्रॉय होने में भी हज़ारों साल लगेंगे, है ना। तो वो ऐसा नहीं होता है कि एक दिन में बना और अगले दिन ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये सबसे अच्छी बात भी है, और ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी है कि अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास तक ये रह गया, और फिर धीरे धीरे ये आगे बढ़ता चला गया। इग्नोर पीजेंट एंड अर्बन पुअर, ऑब्वियस सी बात है, इनके पास ना फुर्सत था सोचने का और ना सुनने का, है ना। अब ये रिलीजियस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, अपने लाइफ में ड्रामेटिक चेंज लाएं, या अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ें, जॉब करें, फैमिली चलाएं, ये देखें। जो मतलब सर्वाइवल का इशू है, ये जो जिनको सर्वाइवल का इशू नहीं है, वही बैठ के बकैती कर सकते हैं कि व्हाट इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, दैट इज़ राइट, है ना। तो ये गड़बड़ है, तो इनको कोई लेना, इन लोगों ने भी इसको इग्नोर किया, ये इसका लिमिटेशन था कि आम मास स्केल पे ये नहीं हो पाया। एनकरेज सम डिग्री ऑफ शैडो साइंटिफिक थिंग एंड क्या है, मिस्टिज्म,
निगलेक्टेड इंडियन कल्चर इन एरिया लाइक आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, साइंस एंड आर्किटेक्चर, है ना। तो इस सारी जगहों पे इन्वॉल्व नहीं हुआ, है ना। इसमें भी वो सारे सेक्शन, चूँकि इसमें फिर बहुत लोग चाहिए होंगे ना, कि पूरे के पूरे लिटरेचर और आर्ट को हम उस बेस पे, रिफॉर्म के बेस पे बनाने लगते, जैसे कि यूरोप में हुआ था, तो वो नहीं हो पाया। म्यूजिक, साइंस और आर्किटेक्चर ये सब भी नहीं हो पाया। यूरोप में ये रिफॉर्म जो इनलाइटनमेंट हुआ था, तो उसमें ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलती है कि वहाँ का आर्ट वहाँ का आर्ट बदल गया, लिटरेचर चेंज हो गया, म्यूजिक चेंज हो गया, साइंस चेंज हो गया, आर्किटेक्चर चेंज हो गया, है ना। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट है ग्लोरिफिकेशन ऑफ एंशिएंट प्राइड ओनली। हमारे पास कहने के लिए कुछ था नहीं, और मास में जाने के लिए हमारे पास कोई जुगाड़ नहीं था, है ना, कि मास को कैसे इंप्रेस करोगे। तो लोअर कास्ट फेल्ड एक्सक्लूडेड बाय द दे फेस्ड एक्सप्लॉयटेशन इन एंशिएंट टाइम्स। जबकि जो फोर्थ वर्ना है, तो फोर्थ वर्ना को एंशिएंट टाइम से ही बैक किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, धकेला जा रहा है और पीछे और पीछे। लेकिन यहाँ भी उनको इस रिफॉर्म से भी कोई खास फायदा नहीं मिला। मुस्लिम पॉपुलेशन लैंडेड टुवार्ड्स वेस्ट एशियन हिस्ट्री फॉर प्राइड, है ना। अभी भी देखोगे कि अभी जैसे कि लॉकडाउन जब लगा था, तो इंडिया में रामायण और महाभारत चलाया गया था नेशनल टीवी पे, और पाकिस्तान में चलाया गया था दास्तान हमजा। अब ये हमजा जो है ये टर्किश है। तो जब भी मुस्लिम पॉपुलेशन को अपना हिस्टोरिकल प्राइड देखने का होता है, तो वेस्ट एशिया की ओर, है ना, सऊदी अरबिया, तुर्की, तो वेस्ट एशिया में जो घटनाएं हुई, जो हीरोज़ हुए, उसको वो ग्लोरीफाई करते हैं, उसकी कहानियाँ सुनाते हैं। तो मुस्लिम पॉपुलेशन लैंडेड टुवर्ड्स वेस्ट एशियन हिस्ट्री फॉर प्राइड, द फ्यूल्ड कम्युनल कॉन्शियसनेस एंड सर्टेन आइडेंटिटीज। तो कम्युनल डिस्ट्रीब्यूशन उससे बढ़ता चला गया, और उससे समस्या हुई कि भाई वो अलग हो गए, हम अलग हो गए, इतना पूरी कहानी थी। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ बैकग्राउंड था कि हमारा जो सोशल रिफॉर्म हुआ, वो सोशल रिफॉर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है हिंदू रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट, या इंडिया में जो भी रिलीजन रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था, उसको हम लोग एक लिस्टिंग कर लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे किस किस तरह से हुआ था।